क्या आपने इस डिटेल को नोटिस किया? स्पाइडरमैन नो वे होम में जब हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन और आंट में बात कर रहे होते हैं, उसी दौरान ग्रीन गॉब्लिन चुपके से एक चीज अपनी पॉकेट में डाल लेता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि उसने कोई वैल्यूएबल आइटम नहीं बल्कि सिर्फ एक नॉर्मल डोनट उठाया था। जो लोग अक्सर ग्रीन गॉब्लिन का कैरेक्टर देखते हैं उन्हें पता होगा कि ये फूड चोरी करने वाली हैबिट नई नहीं है। स्पाइडरमैन में भी ग्रीन गॉब्लिन टर्की चुपके से खाने की कोशिश करता है, लेकिन आंट में उसे वहीं पकड़ लेती है। उस टाइम तक वो स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी जान चुका था, इसलिए वो डिनर किए बिना ही जल्दी में वहां से निकल जाता है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये हो सकती है कि उसी मोमेंट के आसपास ग्रीन गॉब्लिन डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक की वजह से एक्सीडेंटली 616 यूनिवर्स में आ गया। और क्योंकि वो काफी टाइम से हंग्री और टायर्ड था, इसलिए डोनट देखकर उसने उसे क्वाइटली पॉकेट में रख लिया। क्या आपने इस डिटेल को नोटिस किया? कैप्टन अमेरिका का मार्वल के 3 बड़े हीरो में शामिल होना कई लोगों को आज भी सबसे बड़ा बग लगता है। ताकत की बात करें तो कैप्टन अमेरिका थॉर जितना पावरफुल नहीं है। पॉपुलैरिटी की बात करें तो वो आयरन मैन से भी कम है। फिर सवाल ये है कि कैप्टन अमेरिका अवेंजर्स का लीडर क्यों बना? कई लोग मानते हैं कि कैप्टन अमेरिका जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है और अवेंजर्स का कमांडर भी है। वो टीम को बैटल में गाइड करता है और सबको अलग अलग टास्क देता है। जैसे अवेंजर्स की पहली लड़ाई में उसने आयरन मैन को आसमान में उड़ रही चिटौरी आर्मी को खत्म करने को कहा, थॉर को अपनी लाइटनिंग पावर इस्तेमाल करने को कहा और हल्क को बस एक ही आदेश दिया, स्मैश। लेकिन यही फैसला हल्क के लिए भारी पड़ गया। हल्क ने पूरी ताकत लगा दी और लड़ाई के बाद शहर का लगभग 90% हिस्सा तबाह हो गया। इससे लोगों के मन में हल्क का डर फिर से बढ़ गया। बाद में हल्क ने खुद ही अर्थ छोड़कर अकेले स्पेस में जाना बेहतर समझा। तो क्या यही कैप्टन अमेरिका की लीडरशिप थी? अगर लीडरशिप की बात करें तो ब्लैक पैंथर उससे काफी आगे है। ब्लैक पैंथर सिर्फ एक हीरो नहीं है, वो पूरे वकांडा देश को संभालता है और अपनी आर्मी को लीड भी करता है, यहाँ तक कि थानोस की आर्मी से भी लड़ता है। वहीं कैप्टन अमेरिका की कमांड ज्यादातर अवेंजर्स टीम तक ही लिमिटेड रहती है। अगर पैसे की बात करें तो कैप्टन अमेरिका कहीं नहीं टिकता। आयरन मैन बहुत अमीर है, लेकिन मार्वल में सबसे अमीर हीरो ब्लैक पैंथर को माना जाता है। पावर कंपैरिजन में कैप्टन अमेरिका ने सुपर सोल्जर सीरम से ताकत पाई, जबकि ब्लैक पैंथर ने हार्ट शेप्ड हर्ब से अपनी पावर्स हासिल की। कैप्टन अमेरिका के पास वाइब्रानियम शील्ड है और ब्लैक पैंथर के पास एडवांस्ड वाइब्रानियम सूट, इसलिए दोनों की ताकत लगभग 50-50 मानी जा सकती है। अब अगर ओवरऑल कंपैरिजन करें तो कई लोगों को लगता है कि ब्लैक पैंथर ज्यादा बैलेंस्ड हीरो है, फिर भी वो मार्वल के टॉप 3 में नहीं आता। दूसरे नंबर पर आयरन मैन है, जो टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है और अवेंजर्स को सपोर्ट देता है। तीसरे नंबर पर थॉर है, जो प्योर पावर का सिंबल है और टीम का मैन डैमेज डीलर है। तो साफ है कि ब्लैक पैंथर ना थॉर जितना पावरफुल है और ना आयरन मैन जितना पॉपुलर। लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाता है, जब ब्लैक पैंथर इतना कैपेबल हीरो है तो कैप्टन अमेरिका ही अवेंजर्स का लीडर क्यों बना? सच कहें तो ये मार्वल का ऐसा सवाल है जिसका क्लियर आंसर आज भी नहीं मिला। अगर आपको इसका जवाब पता हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। आयरन मैन फिल्मों में जो ग्रीन लिक्विड पीता है वो आखिर क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि वो इंजन ऑन ऑयल पी रहा है, तो कुछ कहते हैं ग्लास क्लीनर, क्योंकि उसका पूरा शरीर मेटल आर्मर से बना है। तो फिर वो क्या पिएगा? लेकिन असल में ये सब गलत है। सही जवाब है क्लोरोफिल सॉल्यूशन। आयरन मैन 2 में टोनी स्टार्क ऑलरेडी पॉइजनिंग का शिकार हो चुका था। इसका कारण था उसके चेस्ट में लगा आर्क रिएक्टर, जो पैलेडियम एलिमेंट पर चलता था। यही पैलेडियम धीरे धीरे उसके बॉडी में पॉइजन फैलाता था। हर बार जब टोनी सूट पहनता था उसके बॉडी में टॉक्सिसिटी और बढ़ जाती थी, इसलिए मूवी में कई बार उसे ग्रीन लिक्विड पीते हुए दिखाया गया। ये क्लोरोफिल उसकी बॉडी, स्पेशली लिवर और किडनीज को प्रोटेक्ट करता था और टॉक्सिन्स को धीरे धीरे बाहर निकालने में मदद करता था। लेकिन ये सिर्फ टेम्परेरी सॉल्यूशन था, परमानेंट क्योर नहीं। अगर SHIELD इंटरवीन ना करती और उसे स्पेशल इंजेक्शन ना मिलता तो टोनी शायद बच नहीं पाता। बाद में टोनी को अपने फादर हवर्ड स्टार्क के छोड़े गए क्लूज से एक नया एलिमेंट डिस्कवर होता है, जिससे वो नया आर्क रिएक्टर बनाता है। इसके बाद पैलेडियम पॉइजनिंग कंप्लीटली खत्म हो जाती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, टोनी ऑयल नहीं पी रहा था, वो खुद को बचाने के लिए साइंस वाली डिटॉक्स ड्रिंक पी रहा था। आयरन, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मार्वल अब धीरे धीरे इरिटेट करने लगा है? एक तरफ वो हीरोज को गॉड लेवल बना देता है और दूसरी तरफ खुद ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। अभी जो ये 3 नेक्स्ट जनरेशन सक्सेसर्स दिखाए जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मिलकर पूरी सुपर हीरो लेगेसी को तोड़ रहे हैं। ये सिर्फ कैरेक्टर्स को नहीं बल्कि हमारी पूरी जनरेशन की इमोशंस और नॉस्टैल्जिया को डैमेज कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन मैन लेगेसी की, जो मार्वल का सबसे वैल्यूएबल एसेट था, लेकिन रीरी विलियम्स के कैरेक्टर के साथ इसे पूरी तरह खराब कर दिया गया। ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही थी कि वॉर मशीन रोडी सूट संभालेगा,
या फिर फ्यूचर में मॉर्गन स्टार्क अपने फादर की लेगेसी को कैरी करेगी। लेकिन मार्वल ने अचानक एक नया कैरेक्टर डाल दिया जिसके साथ ऑडियंस का कोई इमोशनल कनेक्शन ही नहीं है। सबसे डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि वो टोनी स्टार्क की लेगेसी को ही नीचे दिखाती है, जैसे उसकी सैक्रिफाइस सिर्फ पैसे की ताकत थी। और आयरनी ये है कि खुद सूट बनाने के लिए इलीगल काम करती है, जो आयरन मैन के कोर वैल्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैक्रिफाइस के बिल्कुल खिलाफ है। ऊपर से वीएफएक्स भी एवरेज लगते हैं और कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना वीक है कि पूरी मूवी एक चीप कॉपी जैसी लगती है। ये लेगेसी नहीं, बिट्रेयल है। दूसरा कैरेक्टर शूरी एज ब्लैक पैंथर। चैडविक बोजमैन ने ब्लैक पैंथर को सिर्फ एक हीरो नहीं बल्कि एक इमोशन बना दिया था। उनके जाने के बाद मार्वल ने जल्दी में शूरी को ब्लैक पैंथर बना दिया, लेकिन वो उस लेवल को मेंटेन नहीं कर पाई। क्राइसिस सिचुएशंस में वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं दिखा पाती और सूट पहनने के बाद भी उसका प्रेजेंस वीक लगता है। ब्लैक पैंथर का नाम जो पहले पावर और प्राइड का सिंबल था, अब उतना इंपैक्टफुल नहीं लगता। सच कहें तो एम बकू एक बेहतर चॉइस हो सकता था। ऑडियंस ऑलरेडी उससे कनेक्ट कर चुकी थी, स्ट्रॉन्ग भी है और लीडर क्वालिटी भी है, लेकिन मार्वल ने वो रास्ता चुना ही नहीं। अब बात करते हैं सैम विल्सन की, जो कैप्टन अमेरिका बना। स्टीव रॉजर्स ने पूरी लाइफ ये प्रूव किया कि ग्रेटनेस सुपर पावर्स से नहीं बल्कि कैरेक्टर और वैल्यूज से आती है। उनकी शील्ड एक सिंबल थी होप और बिलीफ की, लेकिन सैम के केस में ये कनेक्शन उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं होता। ना उसके पास सुपर पावर्स हैं, ना वो सीरम लेता है और एक्शन सीन्स में कई बार वो स्ट्रगल करता दिखता है। जहां ओरिजिनल कैप बैटलफील्ड का लेजेंड था, वहीं सैम कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो मजबूरी में रोल निभा रहा है। वो लीडर जैसा फील नहीं देता। बाकी कैरेक्टर्स जैसे फीमेल हॉकाई, शी हल्क, इनके शोज और मूवीज भी ऑडियंस को इंप्रेस नहीं कर पाए। ओवरऑल क्वालिटी गिरती जा रही है। मार्वल अब हीरोज को ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं कर रहा बल्कि जल्दी जल्दी उन्हें पुश करके नेक्स्ट बिग थिंग बनाने की कोशिश कर रहा है। रिजल्ट ये है कि पुराने हीरोज की लेगेसी डाइल्यूट हो रही है और नए कैरेक्टर्स ऑडियंस के दिल में जगह नहीं बना पा रहे। आज जो हम देख रहे हैं वो एक ग्रैंड सुपर हीरो सागा नहीं बल्कि तो भाई लोग, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर जब से आया है तब से इंटरनेट पर एक थ्योरी तो भाई लोगों, स्पाइडरमैन ने इन दिनों इंटरनेट को एकदम से फाड़ के रख दिया और इसके न्यू ट्रेलर ब्रांड न्यू डे ने एक ऐसा रिकॉर्ड सेट कर दिया है जिसे किसी भी मूवी के लिए तोड़ पाना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। और ऐसे ही नहीं कहा जाता कि स्पाइडरमैन दुनिया का सबसे पॉपुलर सुपर हीरो है। तो आखिर मैं किन रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूँ? तो देखो भाई, मार्वल की सबसे बड़ी और दुनिया की भी सबसे बड़ी मूवी अवेंजर एंड गेम थी, जिसके ट्रेलर ने 24 घंटे में ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिला करके 289 मिलियन व्यूज क्रॉस किए थे। उसके बाद आती है अवेंजर इन्फिनिटी वार, जिसके ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे में व्यूज देखोगे ट्रेलर का तो वो था 230 मिलियन का। लेकिन उससे भी एक स्टेप आगे अगर जाओगे तो आता है हमारा स्पाइडरमैन नो वे होम। उसका ट्रेलर ने जो है 24 घंटे में ही 355 मिलियन का व्यूज क्रॉस किया था। लेकिन भाई, हाल ही में आई एक और मूवी डेडपूल एंड वोल्वरिन ने भी उसके रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था और 24 घंटे में 365 मिलियन का व्यूज क्रॉस कर लिया था। लेकिन भाई, उससे एक स्टेप ऊपर और जाते हो तो हम लोग देखते हैं कि GTA 6 जो कि दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम है, उसके ट्रेलर का व्यूज अगर देखोगे 24 घंटे में 475 मिलियन। लेकिन भाई साहब, इन सारे रिकॉर्ड को स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने 24 घंटे के अंदर ही नस्ता नाबूद करके तोड़ दिया है। जी हाँ, 24 घंटे के अंदर ही ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसके ट्रेलर का व्यूज देखोगे तो पहुंच चुका है 718 मिलियन, जो कि वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड रिकॉर्ड है अब तक। मेरा अंधभक्तों से एक सिंपल सा सवाल है कि जो धुरंधर 2 मूवी में अतीक अहमद का संबंध मेजर इकबाल से दिखाया गया, जो कि एक पाकिस्तानी था, वो आखिर कैसे संभव है? क्योंकि मेजर इकबाल की मृत्यु देख सकते हो कि 2011 में ही अमेरिकी ड्रोन हमले में हो चुकी थी, तो वो डिमोनेटाइजेशन के समय फिर से कैसे अवतरित हुआ 2016 के आसपास, और अतीक अहमद से उसका कनेक्शन कैसे दिखाया गया? भाई गोवर भक्तों, क्या इसका कोई जवाब दे सकते हो? धुरंधर 2 मूवी में मेरा अंधभक्तों से एक सवाल है कि जो यार फ्रैंक, लिफ्ट ही देनी थी तो गाड़ी रोक देता। अपना रोना बंद कर, ये भी लेते जा। माँ की पूजा करो। यार फ्रैंक, लिफ्ट ही देनी थी तो गाड़ी रोक देता। अपना रोना बंद कर।